नमस्कार दोस्तों, राइज विथ एसआईसीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो टाइम चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए लगभग गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। कुछ ही टाइम में आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होना है। कुछ दिनों पहले अभी एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है ना, जिसका हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था। नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है ना, फिर उसके बाद क्या सिलेबस रहने वाला है, सारा लास्ट वीडियो में बताया। उससे कुछ टाइम पहले स्टेट लेवल के एग्जाम एमपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, लगभग 7,500 पोस्ट आई है। तो स्टेट लेवल में आपका आ गया, सेंट्रल लेवल में आ गया, तो बैंकिंग कहाँ पीछे रहने वाला था। बैंकिंग में भी आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और नोटिफिकेशन जारी हुआ किसका, आईबीपीएस क्लरिकल का, है ना। आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लरिकल के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन सी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो देखो, आप कई सारी वीडियो अगर देखोगे, कई सारी इन्फॉर्मेशन, या अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोटिफिकेशन भी देख रहे हो, तो वहां पे आप टोटल वैकेंसीज देखोगे तो जोड़ने पे आ रही है कितनी, 4045, है ना। 4045 वैकेंसीज आ रही, पर मैंने यहाँ पे लिखा है 4045 प्लस, इससे ज्यादा वैकेंसीज होगी। ऐसा क्यों कहा है, तो इसका भी रीजन, और रीजन को हम समझेंगे इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि पूरा नोटिफिकेशन में आपकी सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम डेट, आपके फॉर्म कब से फिल होंगे, एग्जाम कब होने वाली है, एग्जाम डेट, आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और डायरेक्ट हम आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहीं चलते हैं। देखो, ये नोटिफिकेशन जारी किया है आईबीपीएस ने। पोस्ट है आपके पास कौन सी, तो पोस्ट आपके पास यहाँ पर है आईबीपीएस में, आपके पास ये जो पोस्ट है, यहाँ देखो ये लिखा है क्लर्क के लिए, है ना। किसके लिए दिया है, क्लर्क के लिए। क्लर्क की रिक्वायरमेंट है कौन कौन से बैंक में, तो वो हम लोग देख लेते हैं ना। क्लर्क की पोस्ट के लिए कौन कौन सी बैंक है जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट डाली है। आपको पता है कि आईबीपीएस ने नेशनलाइज बैंकों के लिए रिक्वायरमेंट डाली है, और नेशनलाइज बैंक में कितनी बैंकें पार्टिसिपेट करती है, मतलब कितनी बैंकें अपनी पोस्ट देती है, तो वो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि नेशनलाइज बैंक में पार्टिसिपेट करने वाली जो टोटल बैंक है, वो टोटल बैंक है कितनी, 11, है ना। 11 बैंक्स आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 4045 प्लस होगी। फिर आप ये कहो सर नोटिफिकेशन में तो 4045 है, आप कैसे कह रहे हो कि 4045 प्लस होगी। तो देखो उसका रीजन समझो, ऐसा क्यों कहा गया है कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो टोटल पोस्ट है वो है 2000। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टोटल पोस्ट कितनी है, 2000 पोस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर पोस्ट देखी जाए तो पंजाब नेशनल बैंक की टोटल पोस्ट कितनी है, 1500। कितनी पोस्ट है, 1500 है। बैंक ऑफ इंडिया की टोटल पोस्ट देखी जाए तो नोटिफिकेशन में बैंक ऑफ इंडिया की टोटल पोस्ट कितनी है, 335, है ना, कि इन्हें 335 क्लरिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने 335 दी। 210 की जो रिक्वायरमेंट डाली है वो डाली है पंजाब एंड सिंध बैंक ने, है ना। तो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2000, इसकी 1500, इसकी 335 और इसकी 210, सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वैकेंसी होती है 4045। तो आपने कहा हाँ, यही तो नोटिफिकेशन में लिखा है। पर एक बात समझो, बाकी जो आपके बैंक बच रही है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप पता है बहुत बड़ा बैंक है ना। कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक में अच्छी खासी वैकेंसीज आती है, आप जानते हो सभी। इंडियन ओवरसीज बैंक है ना। फिर उसके बाद आपके पास यूको बैंक है, यूको बैंक के बाद आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक ये बहुत बड़ा बैंक है, इनमें वैकेंसीज आना बाकी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये जो बैंक आपके पास बच रहे हैं, इंडियन बैंक है, तो ये जो बैंक आपके पास बची है, इन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की। रिक्वायरमेंट है, ये भी देंगे पर बाद में देंगे ये, है ना। मतलब ये जो आपके टोटल पोस्ट है, इनमें बाकी जो रिमेनिंग 7 बैंक्स बची है, इनकी वैकेंसी जुड़ना बाकी। अभी तो सिर्फ 4 ही बैंक अभी आपके आई है जिनकी 4045 पोस्ट है। तो घबराने की बात नहीं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पिछली बार तो लगभग 6500 पोस्ट थी, इस बार 4045 पे अटक गए, ऐसा नहीं, ये पोस्ट अभी आपकी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी आपके 7 बैंक बाकी है ना। इसमें से 2-3 बैंक तो बहुत मेजर बैंक है, इनकी वैकेंसीज अच्छी खासी आएगी। अभी तो सिर्फ 4 ही बैंक हुई है। तो मेरे हिसाब से जो वैकेंसी है 7000 या 8000 प्लस तक जाएगी। ठीक है, 7000 या 8000 तक प्लस तक जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, वैकेंसीज बढ़ेगी और उसमें आपके लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएगी। बाकी बैंक भी 7 बैंक बाकी, इनके वैकेंसी आना है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लगभग 10,000 होना चाहिए, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 से 8000 तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपके फॉर्म फिलिंग कब से होगी। तो देखो, अब तो एक वैकेंसी का आपका
टेंशन फ्री होगा कि 4000 पोस्ट नहीं बढ़ेगी, अभी सिर्फ 4 ही बैंक है उनकी 4000 पोस्ट दी। चलो एग्जाम को देख के हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी होने वाली है। तो यहाँ देखो सब चीजें आईबीपीएस में आपके पास पहले से सारी चीजें डिक्लेयर होती है कि कौन सी चीज कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। आपका जो होने वाला है कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो आपका 1 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। कब तक चलेगा ये, तो ये चलने वाला है आपका 21 जुलाई तक। कब तक चलेगा ये, 21 जुलाई। आप फॉर्म अपने आप से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन फीस आप खुद पे कर सकते हो, अपना फॉर्म खुद घर से पे कर सकते हो, चाहो तो साइबर कैफे से भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, ये कब से आपका ये आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसके जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, कि आप फॉर्म फिल का सबमिशन एप्लीकेशन फीस कैसे पे कर सकते हो, तो सेम डे है दोनों की कि 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप ये पेमेंट कर सकते हो, है ना। कॉल लेटर जो प्री का आपका आने वाला है ट्रेनिंग के लिए, है ना, एक ट्रेनिंग होती है, चाहे कोई अटेंड करते, पर जो बच्चे मेच्योर है, जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये दोनों आपके पास मैंडेटरी पार्ट नहीं है ना, आप चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, मेनली बच्चे नहीं भी करते। नेक्स्ट है आपकी जो प्री के एग्जाम होने वाले हैं ना, आईबीपीएस में आपको पता होना चाहिए कि प्री का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है। मैं दोनों का सिलेबस भी आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो प्री का जो पेपर होता है, पहले पेपर जो होने वाला है वो पेपर कब होगा आपका, अगस्त, है ना। ये आपके पास, सॉरी ये आ रहा है आपके पास एडमिट कार्ड, क्या आ रहा है आपके पास, एडमिट कार्ड आ रहा है ना, एडमिट कार्ड आने वाला है प्री के लिए। और प्री का एडमिट कार्ड कब आ रहा है, अगस्त में, है ना, अगस्त 2023 में कभी भी आ जाएगा। अच्छा, तो फिर प्री की एग्जाम कब होगी, तो प्री की एग्जाम जो होगी वो या तो अगर आपका अगस्त के स्टार्टिंग वीक में एडमिट कार्ड आ गया है तो लास्ट वीक तक आपके क्या हो जाएंगे, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो सितंबर में आपके पेपर होंगे, तो अगस्त से सितंबर में आपके प्री के पेपर हो जाएंगे। अच्छा, प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो देखो यहाँ प्री का रिजल्ट जो है, अगर आपके स्टार्टिंग सितंबर में पेपर होते हैं तो एंड सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। मिड सितंबर के बाद अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो वो आपके पास अक्टूबर 2023 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जब आप प्री क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, मेंस की एग्जाम देना पड़ेगी ना, मेन एग्जाम इसकी देना पड़ेगी। और ये आपके पास जो मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड आने वाला है, मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड जब आप प्री क्वालिफाई करोगे मतलब मेंस का एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो आपके पास क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जाम जो मेंस का पेपर होना है, ये कब होना है, तो ये होगा आपका कब, अक्टूबर 2023 में। मतलब आपको अभी से प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से लेकर चलना है, करके चलना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होगा। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग कब हो जाएगी, तो आपकी नौकरी भी लगी जाएगी, है ना, और फिक्स टाइम पे लग जाएगी। अगर आपकी सारी चीजें मतलब आपका प्री का पेपर अच्छा चलेगा, मेंस अच्छा चलेगा, तो नौकरी तो लगेगी ना, नौकरी की भी आपकी डेट आ जाएगी, है ना। इसका आपके अलॉटमेंट कब आता है, तो ये अप्रैल को आएगा। 1 अप्रैल को जनरली आईबीपीएस हमने रिजल्ट डिक्लेयर करता है ना। अप्रैल फुल तुम्हें नहीं बनाता है, वो पूरा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जिंदगी बन जाती है। 1 अप्रैल जनरली उनकी डेट होती है, पर मेनली अप्रैल दे देते कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तब तक आप बैंक में क्लेरिकल की पोस्ट ले चुके होंगे। इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तो आप कोई ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सिटीजनशिप आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, बाकी नेपाल की, भूटान की सिटीजनशिप हो या आप तिब्बत के हो तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो है तो उन्हें अलग से पढ़ना है। जनरली इंडियन सिटीजनशिप सभी के पास है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो, सभी के पास होता है ना। इसके बाद देखो एज लिमिट क्या है, इसका ध्यान रखना है आपको कि एज लिमिट कब तक काउंट की गई है, 1 जुलाई 2023 तक, है ना। 1 जुलाई 2000 मतलब जिस दिन फॉर्म फिल हो रहा तब तक आपकी मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो तब आपकी मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए, 28 साल। ये अनरिजर्व कैटेगरी है ना, यूआर जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी अगर आप ST SC से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम लेट एज में मिलता है, मिनिमम में नहीं मिलेगा, है ना। मैक्सिमम मतलब जैसे 28 है तो 28 में 5 और आप जोड़ो 33 साल हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में हो, अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब यही जो आपके 28 से आप 31 तक दे सकते हो, ठीक। इसके बाद बाकी सर्विसमैन के लिए अलग अलग प्रोसेस है, तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हो तो वो आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखने वाले हैं, ये अभी आपके लिए कोई ज़रूरी है नहीं इतना, है ना, कि ब्लाइंडनेस अगर हाँ किसी को है तो वो अपने साथ में पेपर के लिए जो आपसे कम क्वालिफाई हो उनको ले जा सकते हो पेपर दिलवाने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर मेनली आपको मिल ही जाते हैं, आपके नियर बाय जो भी मेजर सिटी है उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। EWS का भी क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है, तो आप जिनके पास EWS है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन लोगों का रनिंग है उनका रिजल्ट आना 21/7/2023 तक जरूरी है, मस्ट है कि 21/7/2023 तक आपका रिजल्ट आ चुका हो, है ना। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आप कंप्लीट डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी फील्ड में आपकी कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए इसका, क्योंकि आजकल बैंकिंग में लगे रहे तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए।
नेक्स्ट अगली कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो आपको है ना कोई भी एग्जाम देने जाते हो ना तो पहले उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसेस होने वाली है ना, क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीज़ अगर आपको एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप पेपर अच्छे से दे दोगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम का ही पेपर पता नहीं है कि क्या एग्जाम देना, आप जाके बस पेपर फॉर्म भरा और पेपर देने चले गए, आपको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं कि एग्जाम क्या है, मुझे पोस्ट क्या मिलने वाली, ज्वाइनिंग कहाँ मिलने वाली है, सिलेबस क्या था, कुछ पढ़ के नहीं गए तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा यार, ऐसे नहीं करना है ना। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी तैयारी से जाना है। फॉर्म आपको अगर भरना है तो एसटीएससी के लिए ये जो फॉर्म है 175 का है और बाकी के लिए 185 रुपये का है ना, सॉरी 850 रुपये का है ना, 850। 185 होता तो फिर क्या बात थी, है ना। आईबीपीएस का फॉर्म इतना सस्ता भी नहीं होता, खैर अब सस्ता हो गया। देखो इसमें अब जो आपके पेपर होने वाले, मैंने आपसे क्या बताया कि आपके दो पेपर होने वाले, एक तो प्रीलिम्स होने वाला और एक क्या होने वाला है, मेंस होने वाला है। तो प्री का जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, तो उसमें आपसे पास पूछा जाएगा क्या, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। और आपको पता है इंग्लिश है तो एक ही लैंग्वेज आएगी इंग्लिश, ठीक है, एक ही लैंग्वेज आपके पास आने वाली इंग्लिश। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। नंबर कितने होंगे, तो इसके 30 नंबर होने वाले हैं, माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास है ना बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ होता है ना। बैंकिंग में क्या होता है आपके पास, सेक्शनल कट ऑफ, हर सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ आता है और आपके पास हर सेक्शन का अलग अलग टाइम भी होता है, दोनों चीजें। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि आपके पास इंग्लिश है, फिर आपके पास न्यूमेरल एबिलिटी मतलब मैथ्स है, क्वांट जिसे कहा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, और आपके पास रीजनिंग है ना। तीन आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आपको तीनों में मिनिमम जो मार्क्स है 9.5, 10, 9.5, 8 या जो भी है ना। जैसे लास्ट ईयर इंग्लिश का जो था वो 9.75 था, इनका 8-8 के करीब था। पर बच्चे मैक्सिमम, क्योंकि आपको स्कोर भी तो करना है, ओवरऑल स्कोर का स्कोर से भी आगे जाना है, पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो हर सब्जेक्ट के अलग अलग है और आपको सब क्वालिफाई करना है। टाइम भी सबका अलग अलग है, 20 मिनट तक आप इंग्लिश का ही दे सकते हो, जब तक ये 20 नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरल एबिलिटी मतलब मैथ्स वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते। अब मैथ्स में आपके क्वेश्चन कितने होंगे, तो 35 क्वेश्चन है। टाइम कितना आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो वही एक क्वेश्चन का एक नंबर, तो 35 का 35। 20 मिनट इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग में भी आपके कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, टाइम 35 मिनट का है, और सॉरी 35 मार्क्स होंगे और टाइम आपका होगा 20 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन होने वाले 100 क्वेश्चन है, तो मार्क्स भी आपके 100 होंगे और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। ये प्रीलिम्स का पेपर हो गया, प्री का पेपर हो गया। अब जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, है ना, प्री क्वालिफाई जब आप कर लोगे तो नेक्स्ट अब आपके पास आएगा कि जब आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर इसका कट ऑफ होगा। कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस, वो कैंडिडेट के ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तब आप कौन सा पेपर दोगे, मेंस का, है ना, मेन एग्जामिनेशन दोगे। और जब मेन दोगे तो अब आपके पास जो पेपर 3 थे, 3 से कितने हो गए, 4 हो गए। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स का अपग्रेडेड पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपके डीआई के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अपग्रेड करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रीजनिंग का जो पेपर होने वाला था, रीजनिंग के साथ साथ क्या डाल दिया उन्होंने, कंप्यूटर भी डाला जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। इंग्लिश का पेपर तो आपका है ही सही। फिर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है कि लास्ट 6 मंथ में या 1 ईयर तक का, 6 मंथ का जनरली पूछा जाता है, 1 ईयर तक का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकल क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फाइनेंस अवेयरनेस का मतलब होता है आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए कि आरबीआई क्या होता है ना, आरबीआई में गवर्नर कौन है, कितने गवर्नर होते हैं, फर्स्ट गवर्नर कौन है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेंस के पेपर में ही होते हैं, है ना, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब बैंकिंग, और उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेंस में। अच्छा ये स्टार क्या बने आ रहे हैं, स्टार का मतलब हो रहा है कि इसमें आप अपने 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल यूज कर सकते हो, इसमें आप हिंदी भी फील कर सकते हो और इंग्लिश भी, मतलब अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों है, 2 लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो। जैसे आप मराठी हो तो आप मराठी का, इंग्लिश का यूज कर सकते हो, जैसे हिंदी है तो आप हिंदी और इंग्लिश का यूज कर सकते हो, और इंग्लिश तो इंग्लिश में रहने वाली है, तो इन सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। आपके पास जो जीए का पेपर होने वाला, मतलब जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पेपर होने वाला है, उसमें क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 नंबर रहेंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन आने वाले 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट का टाइम, सॉरी 40 नंबर रहेंगे और टाइम कितना मिलेगा आपको, 35 मिनट इसमें भी मिलेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपके जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स हो गए आपके, 60 मार्क्स हो गए ना, और टाइम कितना मिल गया आपका, 45 मिनट का आपका टाइम मिल गया। ऐसे अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए पे जाओगे, मैथ्स पे जाओगे, तो 50 क्वेश्चन है आपके पास, टाइम भी 50 मिनट का, और टाइम सॉरी क्वेश्चन के मार्क्स भी आपके 50 हो गए, और टाइम कितना मिला आपको, 45 मिनट का टाइम मिला। तो इस तरीके से मेंस का जब हम पेपर देने जाते हैं, मेंस का जब पेपर देने जाते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 190, और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 200, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 160 मिनट, है ना, 2 घंटे और 40 मिनट का आपको टाइम
मिलता है। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, तो जब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो फिर बधाई हो, आपकी तो नौकरी लग गई। ठीक है, ये आपके पास लैंग्वेजेस लिखी है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करो, है ना। ध्यान रखो, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे आपको ये लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी है। मतलब देखो, जिन लोगों की हिंदी लैंग्वेज है तो वो उन्हीं स्टेट के लिए अप्लाई करें जहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग है क्राइटेरिया, सभी स्टेट के हिसाब से भी दे रखा है कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज चलाई जाती है। इंग्लिश सभी जगह आपको कॉमन मिलेगी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज सभी जगह आपको कॉमन मिलेगी। फिर बाकी अलग अलग लैंग्वेज, जैसे अगर आप चल जाओ दादर एंड नगर हवेली में तो हिंदी भी चलती, गुजराती भी चलती, मराठी भी चलती, कोंकणी भी चलती है, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो आप अब इनसे मतलब जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, उस फॉर्म में जो दो लैंग्वेज आप उस दूसरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, जो भी आप लेना चाहो इंग्लिश के अलावा, है ना। इंग्लिश के अलावा कोई भी आप दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। आपको फॉर्म फिल करने जाना है तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। आपका KYC होना चाहिए, है ना, फिर आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो मैच होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें सारी लिखिएगा, कट ऑफ मार्क्स कैसे होंगे, है ना, पेनल्टी। अच्छा, ये चीज़ें आपको देखना है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर आंसर। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये समझ लो 1/4 होती है। कितनी होती है भाई? 1/4, 0.25। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसका 0.25 कटेगा, और आपका अगर एक क्वेश्चन सही है तो उसका आपको कितना नंबर मिल रहा है? 1 नंबर, है ना। कितना नंबर? 1। सिर्फ मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के, बाकी सारे क्वेश्चन 1 नंबर के, प्री और मेंस दोनों में, है ना। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, सेक्शनल कट ऑफ आपको हर सब्जेक्ट में पास होना अलग अलग जरूरी है, प्लस आपको कंबाइन जो आपका कट ऑफ आएगा उसी हिसाब से बैंक में लास्ट में जब आप काउंसलिंग आपकी मतलब चॉइस फिलिंग होती है कि भाई साहब आपने जब प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो ये भी बता दो आप नौकरी किस बैंक में करना चाहते हो। तो वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये बाकी चीज़ें इस फॉर्म से रिलेटेड है जो अभी आपके कोई काम की इतनी है नहीं, एक बार फिर भी आप पढ़ सकते हो, शायद आपके कोई काम की हो या आपको किसी की ज़रूरत हो। इसके अलावा मतलब आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने सारी बातें बता दी है। फिर भी अगर ये सिलेबस लिखा है ना, सिलेबस लिखा है कि क्या क्या सिलेबस होने वाला, तो आप सिलेबस भी इसमें देख सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वैकेंसी 4045 की होगी। तो अभी सिर्फ 4 बैंक है जिन्होंने अपनी वैकेंसी अनाउंस की, बाकी की टेंटेटिव है, तो 4045 से क्या हो जाएगी? क्रॉस कर देगी। पहली बात तो ये बैंकिंग सेक्टर का आपका पेपर है, क्लरिकल की पोस्ट होने वाली है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि 1 जुलाई से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, 21 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। अगस्त एंड वीक में, सितंबर स्टार्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा? प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा, और बात खत्म। आपके पास अप्रैल में तो आपके पास अप्रूवल आ गया कि लो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, मिल गई नौकरी, बधाई हो आपको। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, तैयारी आप आज से शुरू कर दो, और जैसे नौकरी लग जाए तो आप मिठाई खिला देना, बस इतनी सी तो बात है। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास IBPS क्लरिकल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट आता है मैं आपको PDF डलवा दूंगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आपके मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक इसकी डाल दूंगा। फिर भी इसके बाद आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, तो आप बिल्कुल कमेंट बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। एकेडमी आपके लिए और क्या अच्छा कर सकती है वो आप कर सकते हो। अच्छा, जो लोग भी चैनल देख रहे हैं ना, वो राइज विथ SICS चैनल का नाम है, चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो, और शेयर भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि हम इन्फॉर्मेशन डालते रहे। जैसे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने आपको पूरा कंप्लीट SSC MTS बता दिया, पुलिस कांस्टेबल बता दिया, पटवारी का जैसे रिजल्ट है वो बता दिया, क्लरिकल का भी बता दिया आपको। तो जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा वैसे वैसे हम लोग भी अपग्रेड होकर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नौकरी के लिए लगे रहिए। थैंक यू सो मच।